Today, the Narendra Modi led BJP government completes 8 years in office. Normally, it is time to celebrate. But in this case, it is time to reminisce and regret the hardships forced on the hapless citizens of India. Soon after coming to power, the BJP government unveiled an economic tsunami in the form of demonetization. Then, they slapped the country with an ill-thought and hurried GST, harming thousands of small and medium businesses. While the BJP, using official machinery, was busy grabbing power in states, the social fabric of the country was seized by divisive forces. The constitutional bodies and media were turned into BJP's puppets. The BJP government was too intoxicated with power when, despite alarms from Congress, it allowed the country to be caught unaware by the COVID pandemic. What followed was a saga of apathy, insensitivity, and gross mismanagement, leading to lakhs of deaths yet to be officially acknowledged. The country will never forget when the BJP government imposed the 3 Black Farm Laws, which resulted in the largest and longest agitation since post-independence. Unabated inflation, falling value of rupee, rising unemployment, and foreign companies shutting business in India have become the benchmark of the present regime. The deafening silence of the Prime Minister and the Defense Minister on the Chinese incursions in our territory is by far one of the biggest security and diplomatic failures in our independent history. But of course, the BJP government cannot undo all the wrong it has done. We can only hope. नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए और नरेंद्र मोदी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के बड़े नेताओं ने एक बैठक की और इस बैठक में अगले आने वाले 2 हफ्तों में लगातार इवेंट आयोजित करने 30 मई से लेकर 14 जून तक तमाम इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है सरकार इवेंट की सरकार है, तो इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे और इन इवेंट्स को कैसे क्या रूपरेखा होगी, इसको तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के महासचिव बीएल संतोष और तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे और मीटिंग में फैसला लिया गया कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम और सब कुछ को लेकर के पूरी चर्चा की जाए, जनता तक चर्चा की जाए। इवेंट का नाम जो दिया जाए वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण दिया जाए, थीम दिया जाए और इसके आधार पर, इस थीम पर गरीबों को ये बताया जाए कि कैसे मोदी सरकार ने उन पर एहसान किए हैं। तो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई और सभी विधायकों को दी गई कि वो किस तरीके से उसको करेंगे। और इसको लेके इसके पहले भी 20 मई को जयपुर की बैठक में भी तमाम ब्लूप्रिंट तैयार किए गए थे और उस पर हुआ था। इसमें अब ये हुआ है कि हर विधायक जो कमजोर बूथ है उसके क्षेत्र के, उनमें जो 25 बूथ की जिम्मेदारी विधायक के पास होगी और 100 बूथ की जिम्मेदारी सांसद के पास होगी। इस तरीके से बूथ व्यक्ति व्यक्ति तक को ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी कितना बेहतरीन कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए, 2014 से लेकर 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के सभी अखबारों, चैनलों और सब ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और सभी के जो यदि कार्यक्रम देखेंगे तो सभी के कार्यक्रम में सेम स्क्रिप्ट थी, किसी के स्क्रिप्ट में कोई अंतर नहीं था। 8 साल 8 फैसले, तो आप समझिए ये 8 साल 8 फैसले थे उनको लेकर के, तो ये स्थिति है। उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी रही, विदेश नीति से जुड़ी रही, लोक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ी रही और इसके अलावा आपको बता दें उन 8 फैसलों में जिस तरीके से लोगों को प्रभावित करने की स्थिति रही, इन चीजों को समझ लीजिए। पहला बड़ा फैसला जो इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया वो किया था नोटबंदी को 8 नवंबर 2016 को और इसमें रात 8 बजे उन्होंने फैसला लिया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। 12 बजे के बाद जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब आप समझ लीजिए इसका असर क्या हुआ कि इसका असर ये हुआ कि 85% जो करेंसी थी वो कागज में बदल गई और क्योंकि सबसे ज्यादा वही था और आरबीआई ने माना जो 21 महीने बाद उसने जो अपनी रिपोर्ट दी नोटबंदी को लेकर के, उसमें दी कि टोटल जो है 15
15.41 मतलब 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 500 और 1000 के नोट थे, जिनमें से 15.31 लाख करोड़ आ गए बैंक के पास। मतलब 99.3% आ गए, 0.7% नहीं आए। और उनमें कौन से थे? कुछ पुलिस थानों में लीगल केसेस में जो जब्त हैं, कुछ जो है कोर्ट ने उन्हें अभिरक्षा में ले रखा है, कुछ जो है तमाम विदेश में कुछ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, तो वही पैसा नहीं आया, लेकिन बाकी 99.3% आ गया। मतलब यह है कि देश के अंदर कहीं पर भी जो है जो काला धन नहीं था, इस तरह से इससे एक चीज हो गई। और जो कहा जाता था कि इससे टेरर फंडिंग और जो है आतंक को रोकने की, तो आतंकियों के पास से ऐसे कोई नोट बरामद नहीं हुए और ये भी चीज है। तो इसका मतलब है कि ये कवायद बिल्कुल फेल रही। लेकिन इसको लेकर के वाहवाही लूटते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद में दूसरी वो वाहवाही लूटते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर। तो ये समझ लीजिए 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में आतंकवादियों ने हमला किया और उसमें हमारे 19 जवान मार डाले। पहली बार होता है कि देश की कोई सरकार अपने जवानों के मरने के उस पर अपना इवेंट क्रिएट करती है। तो इस पर 14 फरवरी 2019 को, इसके बाद में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला करके हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार डाला। तो आप समझिए, एक तरफ 19 मारे, फिर 40 मारे, और दोनों जो ऐसे मौकों पे मारे हैं कि जब तमाम चुनाव होने होते हैं। 18 सितंबर 2016 को मारा, तो 2017 की शुरुआत में चुनाव था यूपी सहित 5 राज्यों का, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और बड़ा भुनाया। तो चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ, और यह प्रयोग चूंकि सफल रहा सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, तो फिर क्या है 14 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक हो गए। अब उस समय भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, और स्थिति ये हुई कि चुनाव के पहले इस तरह से होने के बाद में जो है एक गुस्सा जनता में आया, और गुस्सा के बाद में किस तरीके से किया गया। अब उरी हमला के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने तथाकथित रूप से कश्मीर के कब्जे वाले, मतलब जो पाकिस्तान के कश्मीर वाले कब्जे हैं, पीओके जिसे कहते हैं, घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर्स मौजूद हैं, दूसरी चीजें मौजूद हैं, उसमें किसी के भी मारे जाने की कोई खबर नहीं है। तो आप समझिए उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उसका लाभ चुनाव में ले लिया गया। इसके बाद में पुलवामा की स्थिति आप देखिए। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो है बम गिराए गए और चला आया। और इसमें भी जो इसे बालाकोट कहा गया, और इसमें भी बालाकोट से जो पिक्चर्स आई हैं, चीजें आई हैं, उनमें भी कहीं पर कोई नहीं, और कहा गया एक कबूतर मार के चले आए, सॉरी एक जो है कौवा मार के चले आए। तो ये स्थिति हुई, और यही एक सत्य था। लेकिन अब उसको भी वाहवाही लिया जाता है और उस देश की जनता को गुमराया जाता है। इसके बाद में भारतीयों पर जो असर डालने वाली थी कि युद्ध की स्थिति न होते हुए भी आतंकी घटनाओं का हम जवाब देने में स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी हम पार करते हैं, हम कहीं डरते नहीं, हम बड़े मजबूत छवि के हैं, और मोदी की मजबूत छवि प्रस्तुत करके, और वो यही करके 2019 में सत्ता में लौटे। इसके बाद में एक और फैसला लिया गया जीएसटी का। अब जीएसटी का फैसला जो है 1 जुलाई 2017 को लिया गया। इसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लागू कर दिया गया, और ये अटल बिहारी वाजपेयी लागू करना चाहते थे। 2000 में उन्होंने पूरे देश में लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे साइंटिफिक बना करके लागू करने का जब ये किया, लेकिन राज्यों ने विरोध किया और तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया, यही भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तो उन्होंने इसे रोक दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कई बदलावों के साथ फिर से संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई इसको लेके, और अगस्त 2016 में संसद में यह पास हो गया, और 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमत मिल गई, और वह सहमत मिलते ही ये चारों कानून जो थे, एक सेंट्रल जीएसटी बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, जीएसटी राज्यों को कंपनसेशन बिल,
और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, तब जाकर के 1 जुलाई 2017 को ये आधी रात को लागू हो गया। और नतीजतन असर ये रहा कि जहां पहले हर राज्य अलग अलग अपने टैक्स लेते थे और अपने आप में सक्षम होते थे आर्थिक रूप से, अब सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है और आधा टैक्स केंद्र दे देता है, आधा राज्यों को मिलता है। लेकिन राज्यों की शिकायत यह है कि उनको लंबे वक्त तक उसका भुगतान नहीं होता है और इसके तमाम सारे प्रमाण हैं, जिसके कारण राज्यों को केंद्र सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो यह स्थितियां हैं, इसको समझना पड़ेगा। राज्यों के अतिरिक्त राजस्व की मांग भी वो पूरी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम और आबकारी जीएसटी के दायरे में नहीं है, इससे भी तमाम जो है स्थितियां बुरी होती हैं। इसके बाद आ जाइए, 3 तलाक का जो है मसला है। 3 तलाक का एक कानून लागू करने की बात थी और 3 तलाक को लेकर के भारत में जो बहस शुरू हुई थी वो 1985 में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट से एक केस हुआ था और राजीव गांधी सरकार ने उस फैसले के खिलाफ संसद में पास करके उसे दूसरे तरह से बदला था। तो जब ये बानो वाला केस था, तो इसके बाद में स्थिति है कि मोदी सरकार ने कहा, और 2016 में संसद के अंदर गर्मा गर्म बहस हुई। सायरा बानो नाम की महिला ने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप इसको लेकर के एक कानून बनाएं, और इसके बाद में सरकार ने कानून बनाने का फैसला किया और 28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया गया। 2018 में सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया और 2019 में दूसरी बार अध्यादेश लाया गया और इसी साल सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने नया कानून बना दिया, नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन अब तक क्या लाभ हुआ है इसका किसी को नहीं पता। मुस्लिम महिलाएं तलाक को लेकर के नियमित रूप से मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर के उनके परिवारों में भी विघटन हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें एक जो शर्त है, उस शर्त में यह है कि जो पीड़ित महिला होगी वही एफआईआर कराएगी और वही शिकायतकर्ता बनेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें बिगड़ती दिखाई देती हैं। इसके बाद में एक 5वां फैसला था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। तो आप समझिए, अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ का एक एजेंडा चल रहा था, क्योंकि 1948 में जब जम्मू कश्मीर का भारत में राजा हरि सिंह ने विलय कराया, तो उस समय उन्होंने विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। इसी शर्त के साथ वो भारत में आए थे और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही एक प्रकार से वो एक स्वतंत्र राज्य की तरह था। उसे प्राकृतिक और अपने तमाम सारी चीजों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको बिल्कुल बदलने का फैसला किया, क्योंकि इनका एजेंडा था, और इसके बाद में इन्होंने इसे लागू कर दिया। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला लिया, क्योंकि वहां की सरकार गिरवा दी गई थी और वहां की सरकार गिरवाने के बाद में गवर्नर के जरिए प्रस्ताव भेज दिया गया और उसको करके कर दिया गया। तो एक ये कानूनी खेल खेला गया जिसके जरिए ये किया गया। लेकिन इससे ये था कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, एक देश एक विधान वाला जो इनका होता है, एक राष्ट्र एक विधान, तो वो जो स्थिति थी वो नहीं हुई। हालांकि एक राष्ट्र एक विधान पूरे देश में कहीं पर भी आज भी नहीं है। इसके बावजूद कहीं पे 370 था तो कहीं पे 371 है। तो इस तरह से स्थितियां, लेकिन चूंकि कश्मीर का मसला उन्होंने बना रखा था, इसलिए उसे जो राग अलापा जाता है उसको लेकर के है। तो अब इसके जरिए मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और ये लागू हो गए, लेकिन इसके नकारात्मक असर ज्यादा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का वहां पर तमाम विरोध रहा है, तमाम नेताओं को जेल में रखना पड़ा, इंटरनेट सालों बंद रखना पड़ा, और इसके बाद में स्थिति ये हुई कि वहां पर आज तक अशांति है। और अभी पीछे 1 हफ्ते के दौरान ही कश्मीरी पंडित भी मार दिए गए, उसके बाद में एक्ट्रेस को भी मार दिया गया और दूसरे तमाम सारे इतने घटनाएं हो गई हैं कि रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 2-4 लोग कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहां न मारे जाते हो आतंकवादियों द्वारा। तो ये स्थिति है। तो इससे कोई फायदा नहीं मिला, ना वहां अमन चैन स्थापित हो सका है और ना ही कोई और अच्छी स्थिति हो पाई है। इसके बाद में
छठा इन्होंने किया था कौन सा फैसला, सीए लागू क्यों किया, तो इसको लेके सीईए और एनआरसी की बात हुई थी। इसमें पड़ोसी देशों से प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों को जो है यहां पर नागरिकता देने का मसला था। लेकिन सच्चाई यह है कि उन अल्पसंख्यकों को वो अधिकार आज तक नहीं मिल पाए। नंबर एक, इसके पहले भी नागरिकता देने का अधिकार था और उसमें यह था कि आप भारत में रहिए, 11 साल रहेंगे, फिर आपको नागरिकता दी जाएगी। तब तक आप एक अतिथि की तरह भारत में रह सकते हैं और अतिथि वाली सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन नागरिक वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगे। नागरिक वाली सुविधाएं बड़ी चंद है। हिंदुस्तान में जो नागरिक है वो खुद जानते हैं उन्हें क्या सुविधा मिल रही। तो आप ये चीज समझ लीजिए। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जो है ये बिल रद्द हो गया और 17वीं लोकसभा के गठन के साथ 10 दिसंबर 2019 को यह बिल लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। तो आप समझिए इसका असर ये हुआ कि तमाम जगह पे तमाम प्रोटेस्ट हुए, दूसरी और चीजें हुई और इसका असर ये हुआ, कोरोना महामारी आ गई और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कोविड के बाद में इसे लागू करेंगे, लेकिन आज तक अभी लागू नहीं हो पाया है। और स्थिति यह है कि यह अनुच्छेद 14 का, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं सीए एनआरसी किस तरीके से पिटा हुआ सा है। इसके बाद में आ जाइए, एक फैसला था कि डिजिटल इकोनॉमी, और इसको लेकर के 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई सेवा लॉन्च की गई और नोटबंदी के फैसले का सबसे ज्यादा फायदा इसके कारण हुआ, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके जरिए तमाम सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तमाम सारे डिजिटल करेंसी के नाम पे, और इसमें मिनिमम कैश का कंसेप्ट आया, लेकिन आप अपने ही धन को लेकर के उसे कैसे बचाएंगे, कैसे करेंगे, ये एक बड़ी, जो घर में अपनी छोटी छोटी बचत होती थी वो इससे प्रभावित हो गई। तो छोटी बचत खत्म हो गई, दूसरे और समझ हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार आज भी वैसे ही हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, दूसरी चीजें हो रही। तमाम कंपनियां अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी वाउचर पर ही दे रही हैं। तो ये समझ लीजिए वो आज भी रुका नहीं है। तो इस स्थिति में, लेकिन ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल का बढ़ा है। मैं खुद लगातार क्रेडिट कार्ड से करता हूं क्योंकि उसके फायदे भी तमाम मिलते हैं, लेकिन उसका कोई नरेंद्र मोदी से लेना देना नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड है और दूसरे तमाम सारे पेमेंट के जो साधन है पहले भी उपलब्ध थे। अपनी सुविधा अनुसार आदमी कैश भी करता था, वैसे भी करता था, लेकिन इसके होने के बाद भी कोई ऐसा नहीं कि कोई इससे बहुत बड़ा फायदा मिल गया हो। तो ये भी एक शगुफा रहा। फिर एक भारतीय जनता पार्टी भुनाती है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं बता पाते उन्होंने किया क्या है। तो राम मंदिर का विवाद जो है चल रहा था, जो आजादी के बाद में अचानक एकदम से एक मूर्ति रख देने के कारण पैदा हुआ था। जो वो विवाद जो है बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हुई कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और दूसरी चीजें हो गई, रामलला विराजमान हुए। और इसमें जो है तत्कालीन 1991 में 93 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब ने एक वो जारी किया था, अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत ये जमीन उन्होंने मंदिर के लिए आरक्षित कर ली थी। तो आप समझिए अधिग्रहित होने के बाद में ये राष्ट्रपति के नाम हो गई थी। इसी आधार पर फैसला रामलला के पक्ष में आया और सुप्रीम कोर्ट ने जमीन जो है देने का ये जो किया कि रामलला को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया और मुस्लिम पक्ष को इसी तरीके से जो मस्जिद बनाने के लिए। उसके बाद में जो बाकी जमीन थी वो हिंदू पक्ष को मिल गई। तो ये स्थिति है, लेकिन इस मामले में कहीं पर भी जो है स्थिति है कहिए कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया हो। सिर्फ इतना है कि अयोध्या का विकास जरूर हो गया है। अयोध्या में तमाम चीजें बन रही हैं। रामायण सर्किट योजना है, जिसके तहत जो है पूरे देश भर में उन धर्म स्थलों को खोज करके जहां जहां राम के जाने की बात कही जाती है उन्हें जोड़ करके और बनाने का। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन और सब चीज को बढ़ाने का है। तो ये धार्मिक पर्यटन का एक जो है बिजनेस शुरू करने का एक काम जरूर हुआ है, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ हो देश को ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देश को नुकसान ही हुआ है। और इसके कारण तमाम सारी जो चीजें थी, सांस्कृतिक हो या दूसरी चीजें हो, वो आज बिखर रही हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा।
एक चीज मैं आपको बताऊं कि कल जो है प्रधानमंत्री जो है वहां गए थे तमिलनाडु, और वहां पर कुछ उद्घाटन कर रहे थे। तो उसी मंच पर जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी थे, और उन्होंने वहां पर उनको, प्रधानमंत्री को, मतलब ठसक के अंदाज में बिल्कुल कहा कि आप हम पर हिंदी मत थोपिए, तमिल को इसके बराबर समझिए, और तमिल इसके पीछे नहीं आने वाले हैं। एक चीज जान लीजिए, क्योंकि हमारी मदर टंग वही है। स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु आए हैं तो उनसे, प्रधानमंत्री आए हैं तो हम उनसे अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री कच्चा तीव जो द्वीप है जो श्रीलंका के पास है, उसे वापस भारत में लाएं। तब तो समझ में आए कि क्योंकि हमारे मछुआरे जो है उनको इसमें परेशानी हो रही मछली पकड़ने में, तो उसमें मदद मिलेगी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा जो है जिस तरीके से थोपी जा रही है वो ना हो। विधानसभा में उन्होंने एक विधेयक भी पारित कर दिया कि हम तमिलनाडु में नीट परीक्षा से छूट देने का वो करते हैं। तो एक चीज समझिए, उसमें आप ये करिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी का उनके राज्य का जो है पिछला बकाया जो है वो 14,006 करोड़ रुपए है, और जब इतना बकाया है तो 14,006 करोड़, तो उसे आप हमें तत्काल उसका भुगतान कराइए, क्योंकि हमें बहुत सारी जरूरत है। और जो मद्रास हाईकोर्ट है उसमें तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कराइए, क्योंकि तमिल भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा है, और राष्ट्र की भाषा है, और उसमें अधिसूचित भाषा है। तो यह बात कही। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मुझे याद आता है कि 2014 में सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की जो तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा था कि सरकारी अमलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का परोक्ष निशाना साधते हुए जो है कहा कि ऑफिस के खेल को हम पूरी तरह खत्म कर देंगे। किसी भी व्यक्ति को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, किसी अधिकारी कर्मचारी से कभी मिलना नहीं पड़ेगा, उसके सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे, और इस तरह से हम न्यूनतम सरकार रखेंगे। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में रखा था नरेंद्र मोदी ने कि हर रोज एक कानून खत्म करेंगे, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आज तक बगैर ऑफिस गए, बगैर भ्रष्टाचार और ऑफिस खेले कुछ नहीं होता है। इसके बाद में घोषणा पत्र में वायदा किया था कमजोर वितरण को वो दूर करेंगे। इसके लिए सभी क्षेत्रों, गतिविधियों, सेवाओं में बाधाओं के अधूरेपन को हटाएंगे, सही परिणामों के लिए उचित नियोजन और क्रियान्वयन पर जोर देंगे, भविष्यगामी सोच के साथ मात्रा और गति पर जोर देंगे, आज और कल के लिए संस्थाओं का निर्माण करेंगे। लेकिन संस्थाएं कमजोर हुई, भविष्य के लिए कुछ नहीं हुआ, भविष्य अंधकार की तरफ जाता दिखता है, और इसके अलावा सेवाएं अधूरी और बाधित हो गई हैं और ज्यादा। विश्वसनीयता का संकट उन्होंने बताया था तब कि केंद्र सरकार के ऊपर विश्वसनीयता का संकट है और हम विश्वसनीयता लाएंगे। आज स्थिति यह है कि मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं करता है, न देश में न देश के बाहर। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि उल्टा हो गया है। इसके बाद में कार्य योजना की मजबूती की बात उन्होंने कही थी कि टीम इंडिया बनाएंगे, और केंद्र राज्यों के जो संबंध है उन्हें व्यापक बनाएंगे, उनकी परेशानियां दूर करेंगे, उन्हें सहज करेंगे, और सलाह और मशवरे से तमाम मसलों को हल करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज राज्य और केंद्र जो है आपस में तमाम मुद्दों को लेकर के टकराव की स्थिति में है। और मैंने आपको बताया जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे ही तमाम राज्यों में जो है जगह तमाम सारे लोग कहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है। इसके बाद में हम यदि बात करें कि किस तरीके से राष्ट्र का एकीकरण करेंगे, इसकी अभिव्यक्ति को लेकर इन्होंने जो कहा था कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं, मजबूती और संभावनाओं की योजनाएं बनाएंगे, क्षेत्रीयता को जो है जिस तरीके से एक सूत्र में पिरोएंगे और विकेंद्रीकरण करेंगे। किंतु हो उल्टा रहा है, आज सब जगह केंद्र घुसा जा रहा है, विकेंद्रीकरण बिल्कुल खत्म किए दे रहे हैं। तो यह पूर्वोत्तर के राज्यों को संसाधन संपन्न बनाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जम्मू और कश्मीर के मामलों में कि वो भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा, इसके भौगोलिक एकता, अखंडता और सारी चीजों को, उसके जो है उसको विशेषताओं को संरक्षित रखेंगे, एजेंडे और विकास के एजेंडे को लागू करेंगे। कश्मीरी पंडितों के अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और सुनिश्चित आजीविका के साथ में वापस ले जाएंगे, 2014 में कहा था। और स्थिति है अभी आपने देखा कि कश्मीरी पंडित वहां मारे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उन्हें
कहीं पर भी वापस वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के में जो है शरणार्थियों की समस्या हल करेंगे और उस पर अपना वो जो करेंगे, तो इसको लेके 370 हटाने की बात कही थी, वो जरूर हुई है। आंध्र और तेलंगाना को लेकर के उन्होंने कहा था हम उस पर न्याय करेंगे, लेकिन दोनों राज्यों की शिकायत है। और ये स्थिति है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री गए, उनसे मिलना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यह स्थिति, केसीआर उनसे मिले तक नहीं। यह विकेंद्रीकरण और जन सहभागीदारी बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा है। न विकेंद्रीकरण हो रहा है, न जन भागीदारी हो रही है, बल्कि एक केंद्रीकरण हो रहा है हर चीज का। जन संलग्नता बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज जनता का कहीं पर भी पीपुल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की PPP मॉडल की बात करी थी कि सबको जोड़ करके काम करेंगे, आज ऐसा नहीं है। और ग्राम सभाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि हुआ उल्टा है कि ग्राम सभाओं की हालत खराब हो गई है। सुशासन लाएंगे, पारदर्शी, प्रभावशाली, संलग्नकारी और प्रोत्साहनकारी जो है सरकार लाएंगे, बनाएंगे, ये बात कही थी। लेकिन आज तक जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। इसके बाद में उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को लेकर के कहा था कि प्रशासनिक अफसरों को उत्तरदायी बनाएंगे, नेताओं को उत्तरदायी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्याय के मामले में कहा था न्यायिक प्रणाली को जो है प्राथमिकता के आधार पर जजों की नियुक्ति होगी, खाली पद भरे जाएंगे और लगातार नई कोर्टें खुलेंगी, दूसरी चीजें होंगी, लेकिन हुआ उल्टा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोना पड़ा था कि स्थिति यह है कि इतने केसेस पेंडिंग है और हम भेजते हैं और उनकी नियुक्तियां नहीं होती हैं। तो यह स्थिति है। जो सारी चीजें दावे किए गए पुलिस को लेके कि उन्होंने कहा पुलिस को सशक्त बनाएंगे और आवश्यक और स्वतंत्रता देंगे, संसाधन देंगे, जबकि आज पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की एक मतलब जिसे कहेंगे उसके एजेंट की तरह से काम करने लगी हैं। तो यह स्थिति है। इसके बाद आदिवासियों को लेकर के उन्होंने कहा था उनके विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे, और स्थिति ये हुई है कि उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं हो सका है और आदिवासी बुरी स्थिति में है। खाद्य सुरक्षा कानून जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम उस पर काम करेंगे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है सारी चीजें। इसके बाद में SC ST और इनके गरीब तबके के को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों को समान अवसर देंगे, यह बात कही थी, लेकिन आज अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में मदरसों से को आधुनिकीकरण करेंगे, वक्फ बोर्ड और सारी चीजों को करेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है, मदरसे खत्म करने की बात हो रही है, उनके आधुनिकीकरण की बात नहीं हो रही। आपने देखा पांचजन्य के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के मुख्यमंत्री असम के यही कहते हैं। इसके बाद में मध्य वर्ग बनाएंगे जिससे उसकी हसरतें पूरी हो, उसको शैक्षिक छात्रवृत्ति मिले, शैक्षिक सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य बीमा और गुणवत्ता सेवाएं मिले, मध्य आय इनकम वाले घरों में प्रभावशाली और खुशियां हैं। लेकिन आज स्थिति है मध्यम वर्ग कम से कम होता जा रहा है और गरीबी में धंसता चला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की बात की गई थी, लेकिन उसे भिखारी बना करके खड़ा कर दिया गया है। वो 5 किलो अनाज पर आज जीवित है और रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। रोजगार को लेकर के, महिलाओं को लेकर के बड़ी सारी बातें कही गई थी, और स्थिति यह है कि आज महिलाओं की स्थिति यह है कि वो बलात्कार का शिकार हो रही है। सबसे ज्यादा बलात्कार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। शहरी क्षेत्र में उच्च वृद्धि केंद्र स्थापित करने के और सब कुछ की बात थी, वो भी नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा की बात थी, वो भी नहीं हुआ। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों को और वरिष्ठ नागरिकों को देने की थी, वरिष्ठ नागरिकों को सारे हक छीन लिए गए, उनके विकलांगों को हक छीन लिए गए, तो सबके सारे हो गए। खेल संवर्धन और उसको लेकर के था, तो उस पर जो है राज्यों ने जितना बेहतर किया है, केंद्र सरकार ने उस पर नहीं किया। युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के सारी चीजें थी, वो नहीं हुई। महिलाओं के स्वास्थ्य और सब चीजों को लेकर के वायदे किए गए थे, वो नहीं हुए। तो आप यदि जाएंगे कि रोजगार से लेकर किसी भी विषय पर यदि आप बात करें, तो आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी मामले में कहीं नहीं दिखती है। आज हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय प्रभावित है, बुरी तरह प्रभावित है। इसके बाद में हमारे यहाँ
बेरोजगारी गंभीर स्थिति में है, 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बन गया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो कहा जा रहा था हम बहु मजबूत बनाएंगे, वो बदहाल है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की बात कही थी, उन्हें सुधारने की बात कही थी, उन्हें विश्व स्तरीय बनाने की बात कही थी, आज वो इतनी बदतर है, हमने कोविड के दौरान देख लिया। इसके बाद में आप देखिए, न युवाओं के पास रोजगार है, न देश की बहुत अच्छी वो है, पेशेवर उच्च शिक्षा देने की बात कही गई थी और शिक्षा आज बद से बदतर हो गई है। स्कूल शिक्षा को और सबको बढ़ाने की बात कही थी कि पढ़ो और आगे बढ़ो, आज स्थिति है कि उसकी बुरी हालत है। इसके बाद में जी यदि आप देखेंगे स्कूल कॉलेजेस और सबकी, तो उनकी बुरी हालत है कि कोई भी ना तो नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, दूसरे पुराने बंद किए जा रहे हैं और ऐसी स्थितियां हैं। इसके बाद में जो राजकीय उपक्रम थे, जो PSUs कहलाते हैं, उन सबको सुदृढ़ बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। आज स्थिति है उन्हें बेचा जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। तो जो स्थिति में चल रहा है देश में, उससे तो यही लगता है कि देश में यह सरकार जो वायदे करके आई थी उनमें किसी में भी पूरी नहीं हुई। Friends, I'm sure each one of you wants your children to lead a better quality of life than you did. Each of you wants a glorious future for your children. Among the most important preconditions for that is top quality infrastructure. परिवहन के क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ है, न रेलवे के क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ है, न भौतिक आधारभूत ढांचे में बहुत अच्छा हुआ है। पुरातत्व के जो पर्यटन के संभावनाएं थी और उनको लेकर के था, उनको विवादों में फंसा दिया है। और सेवाएं गुणवत्ता व कुशलता पर आधारित होंगी, तो वो सब खत्म हो गया है। इसके बाद में हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, सहकारी क्षेत्र हो, इन सबको जो है बर्बादी की दिशा में ढकेल दिया गया है। श्रम बल को बढ़ाने की बात थी, वो बर्बादी की दिशा में है। तो आप ये समझिए कि 8 साल में जो स्थिति है, नरेंद्र मोदी के वायदे थे, उन वायदों के मुताबिक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जब इस पर हम बात करते हैं तो स्थिति ये है कि कहीं पर कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आती। घर घर को पानी और खेत कारखानों को उपलब्ध कराना था, आज भी पानी न मिलने के कारण तमाम सारे जगह पे बहुत बुरी बदहाल स्थिति है। और जो है उसके अलावा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र की बात करते थे, उसमें नवाचार की बात करते थे, भारत नेतृत्व करेगा विश्व में, वो भी बुरी स्थिति में है। उसके बाद में आप देखिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं की बात हो रही थी, आज वहां पर भी है कि प्रकृति को भी बर्बाद किया जा रहा है। तो यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो नरेंद्र मोदी को यह पूरे 8 साल मुबारक, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उनके जो बड़े फैसले हैं और जो छोटे फैसले भी हैं, वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले गए हैं। न हम विदेश नीति में अच्छे हैं, न राष्ट्रीय नीति में अच्छे हैं, न औद्योगिक नीति में अच्छे हैं, न हम रोजगार की नीति में अच्छे हैं, न हम PSUs की नीति में अच्छे हैं। हम सिर्फ बर्बादी की राह पर हैं। तो यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की 8 साल की सरकार की। और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद में भी यदि तमाम टीवी चैनल्स, तमाम अखबार जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, वह यदि गुणगान कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं उसे चाटुकार मीडिया कहा जाएगा, क्यों नहीं उसे गोदी मीडिया कहा जाएगा। तो इसलिए सच को जानिए और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि इस सरकार ने आपको बर्बादी के मार्ग पर ढकेला है और यही एक सत्य है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। आपको सभी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगे, तथ्यात्मक लगे, तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाइए और आगे से आगे बढ़ाइए। यदि हमसे कोई गलती हो तो जरूर उसे इनबॉक्स कीजिए, हम सुधारेंगे, और गलती होगी तो उसके लिए अगले कार्यक्रम में माफी भी मांगेंगे। लेकिन हम सच के आगे झुकेंगे नहीं, हम झूठों के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच बोलेंगे, सच पर खड़े रहेंगे। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।